नमस्कार। स्टूडेंट पॉइंट मधवापुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं भारत का भूगोल, जो कि पहले 3 चैप्टर पूरे कर लिए हैं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 अपवाह तंत्र, और सभी चैप्टर को क्रम बाय क्रम हम लोग देखेंगे। भारत के जितने भी राज्य हैं, उन सभी राज्यों में ये प्रश्न या तो पूछने की संभावना है या तो पूछे जा चुके हैं। यदि इस क्लास को हम अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो किसी भी प्रकार के एग्जाम में हमें समस्या देखने को नहीं मिलेगी। जो क्वेश्चन मिलेंगे सभी यहीं से मिलेंगे। तो हम लोग चलते हैं चैप्टर की तरफ, और चैप्टर का नाम है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र का अभिप्राय किसी निश्चित क्षेत्र में जल के प्रवाह के लिए नदियों के तंत्र से है। इसके अंतर्गत एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा जल को एक दिशा प्रदान की जाती है। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहा जाता है। इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को हम नदी द्रोणी कहते हैं। छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जल संभर। अपवाह तंत्र के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? तो अपवाह तंत्र के निर्धारक तत्व है स्थलाकृति, ढाल प्रवणता, जल की मात्रा, बहाव की अवधि, चट्टानों की प्रकृति एवं संरचनाएं। अपवाह प्रतिरूप। वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप की नदियां। तो वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप की नदियां हैं गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। और ये अपवाह प्रतिरूप की नदियां अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली नदियां नर्मदा तथा सोन। नीलगिरी एवं पिथौरागढ़ की पहाड़ियों से निकलने वाली नदियां कौन सा अपवाह प्रतिरूप बनाती है? तो नीलगिरी एवं पिथौरागढ़ पहाड़ी से निकलने वाली नदियां वलयाकार अपवाह प्रतिरूप बनाती है। पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सा अपवाह प्रतिरूप बनाती है? समानांतर अपवाह प्रतिरूप बनाती है पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां। झील या गर्त में विसर्जित नदियां कौन सा अपवाह प्रतिरूप बनाती है? अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप बनाती है झील या गर्त में विसर्जित नदियां। विंध्य पहाड़ियों एवं पलामू क्षेत्र की नदियां किस प्रकार का अपवाह प्रतिरूप बनाती है? आयताकार अपवाह प्रतिरूप बनाती है विंध्य की पहाड़ियां और पलामू क्षेत्र की नदियां। जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हो और सहायक नदियां उनमें समकोण पर मिलती हो, तो ऐसे प्रतिरूप को क्या कहते हैं? जाली नुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। उत्पत्ति और भौगोलिक आधार पर भारतीय नदियों को कितने अपवाह तंत्र में बांटा जाता है? हिमालय नदियों का अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र 2 रूपों में बांटा जाता है। वे नदियां जो सामान्य ढाल का अनुसरण करती है कहलाती है अनुवर्ती नदियां कहलाती है। वे नदी जो सामान्य ढाल का अनुसरण करती है वह अनुवर्ती नदियां कहलाती है। मुख्य अनुवर्ती नदी में से समकोण पर मिलने वाली नदियां कहलाती है।
तो मुख्य अनुवर्ती नदी से समकोण पर मिलने वाली नदियां को हम परवर्ती नदियां के नाम से जानते हैं। दिहांग, दिबांग, लोहित नदियां किस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है? क्रमहीन अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है दिहांग, दिबांग और लोहित नदियां। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज किस प्रकार की नदी के उदाहरण हैं? तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज ये तीनों नदी पूर्ववर्ती नदी के उदाहरण हैं। वे नदियां जो स्थल खंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती है तो वे पूर्वारोपित नदियां कहलाती है। स्वर्णरेखा, सोन, चंबल, बनास किस प्रकार की नदी के उदाहरण हैं? तो स्वर्णरेखा, सोन, चंबल, बनास नदी पूर्वारोपित नदियां के उदाहरण हैं। छोटी और तीव्र नदियां जो पश्चिमी घाट से निकलकर या उत्पन्न होकर अरब सागर में जाकर मिलती है उदाहरण है। समानांतर अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है छोटी और तीव्र नदियां, और जो पश्चिमी घाट से नदियां निकलती है जो अरब सागर में गिरती है वह समानांतर अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र। हिमालय नदियां बारहमासी क्यों होती है? तो हिमालय की नदियां बारहमासी क्यों होती है? बारहमासी का मतलब है कि 12 महीने तक बहते हैं। इन्हें जल की प्राप्ति वर्षा और हिम के पिघलने दोनों से होती है। तो वर्षा से भी इसे जल प्राप्त होता है और ग्लेशियर पिघलता है या बर्फ या हिम के पिघलने से, ये दोनों क्रिया बनती है। हिमालय की नदियां से संबंधित है जो बारहमासी होती है। इसमें जल की कमी 12 महीने में कभी भी नहीं होती है। नदियां हिमालय की विशेषता। हिमालय नदियों की विशेषता है कि पर्वतीय भाग में गहरे गौर्ज, भी आकार की घाटियां, छिरिपकाएं व जलप्रपात का निर्माण करती है तथा मैदानी भाग में समतल घाटियां, गोखुर झीलें, बाढ़कृत मैदान, विसर्प तथा डेल्टा का निर्माण करती है। सिंधु नदी अपवाह तंत्र। भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है? तो सबसे पश्चिमी नदी है सिंधु। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सिंधु नदी तिब्बत में कैलाश श्रेणी से के बोखुरचू हिमनद से निकलती है। सिंधु नदी। सिंधु नदी भारत में किस स्थल में प्रवेश करती है? तो सिंधु नदी दमचौक, लेह में प्रवेश करती है भारत में। सिंधु नदी की भारत में लंबाई कितनी है? 1114 किलोमीटर सिंधु की भारत में लंबाई है और कुल लंबाई सिंधु की है जो 2880 किलोमीटर है और भारत में 1114 किलोमीटर। सिंधु नदी में दाहिने तरफ से कौन कौन सी नदियां मिलती है? तो सिंधु के दाहिने तरफ से नदी मिलती है काबुल, कुर्रम, गोमल, टोची, बिबोबा, संगर। ये सभी नदी सिंधु नदी के दाहिने तरफ से मिलती है। सिंधु नदी में बाएं से मिलने वाली नदियां कौन से है? तो सिंधु में बाएं से मिलने वाली नदियां है जास्कर, सिगार, पंचनद। जास्कर, सतलज, श्योक और स्पीति का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम बताइए। तो पहले होगा उत्तर से दक्षिण की तरफ जो नदी बहती है वह है श्योक, जास्कर, स्पीति और सतलज। पंचनद नदियां आपस में मिलकर सिंधु से कहाँ संगम बनाती है? तो पंचनद नदियां आपस में मिलकर सिंधु से संगम बनाती है मिठनकोट, पाकिस्तान में। पंचनद में कौन कौन सी नदियां शामिल है?
तो पंचनद में सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम नदी शामिल है। इन पांचों नदी को मिलाकर पंचनद बनता है। लेह सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है? तो लेह सिंधु नदी के दाहिने तट पर अवस्थित है। सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार भारत इसमें कितने प्रतिशत जल का उपयोग कर सकता है? 20% जल का उपयोग कर सकता है भारत सिंधु नदी समझौते के अनुसार। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। झेलम नदी, झेलम को बितस्ता नदी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो झेलम की प्रमुख दोआब है जिनका हम अध्ययन करने वाले हैं। सिंधु सागर दोआब, सिंधु तथा झेलम के मध्य है सिंधु सागर दोआब। चाज दोआब झेलम और चेनाब नदी के मध्य है। रिचना दोआब रावी और चेनाब नदी के मध्य है। बारी दोआब ब्यास तथा रावी नदी के मध्य है। बिस्त सागर दोआब ब्यास और सतलज नदी के मध्य है। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बेरी नाग के निकट शेषनाग झील से झेलम नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। बूलर झील से होकर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? झेलम। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? झेलम के किनारे श्रीनगर बसा है। मंगला डैम का निर्माण किस नदी पर हुआ है? झेलम नदी पर। तुलबुल और उरी परियोजना किस नदी पर चलाई जा रही है? झेलम पर चलाई जा रही है तुलबुल और उरी परियोजना। मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक भारत पाक सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक भारत पाक सीमा का निर्धारण झेलम नदी करती है। बासमंगल क्या है? तो बासमंगल है पाकिस्तान में प्रवेश से पूर्व झेलम नदी द्वारा बनाई गई गहरी घाटी। तो झेलम नदी पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले एक गहरी घाटी बनाती है जिसे बासमंगल के नाम से जानते हैं। झेलम और रावी पाकिस्तान के किस स्थान पर चेनाब से मिलती है? तो झेलम और रावी पाकिस्तान के झंग के पास चेनाब नदी से मिलती है। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है। करेवा घाटी कहाँ स्थित है? कश्मीर घाटी में करेवा घाटी स्थित है और यह मिट्टी केसर की खेती के लिए विशेष उपयोगी माना जाता है। चेनाब नदी को हम अस्कनी नदी के नाम से भी जानते हैं। चेनाब को हिमालय प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? तो चेनाब को हिमालय प्रदेश में चंद्रभागा नदी के नाम से जानते हैं। चेनाब किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। बारालाचा दर्रे से किस नदी का उद्गम होता है? चंद्र और भागा नदी का। इन्हीं दोनों नदियों के मिलने से चेनाब नदी की उत्पत्ति होती है। चेनाब का भारत में अपवाह क्षेत्र कितना है? 21,808 वर्ग किलोमीटर चेनाब का भारत में अपवाह क्षेत्र है और कुल 29,050 वर्ग किलोमीटर चेनाब का अपवाह क्षेत्र है। और भारत की बात करें तो 21,800 वर्ग किलोमीटर। चेनाब की भारत में लंबाई कितनी है? तो 1180 वर्ग किलोमीटर भारत में चेनाब नदी की लंबाई है। चेनाब नदी पर निर्मित महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो बगलिहार परियोजना,
सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, ये तीनों परियोजना चेनाब नदी पर निर्मित है। दूधगंगा नदी किस राज्य में अवस्थित है? तो दूधगंगा या दूधगंगा नदी जम्मू कश्मीर में है। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? तो सबसे ऊंचा पुल चेनाब नदी पर बनाया जा रहा है। रावी नदी को परुस्नी नदी के नाम से जानते हैं। रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रोहतांग दर्रे के पास कांगड़ा जिला में। रावी नदी पर निर्मित प्रमुख परियोजना कौन सी है? चमेरा, थीन परियोजना या रंजीत सागर परियोजना। शाहपुरकंडी बांध परियोजना प्रस्तावित है रावी नदी पर। तो चमेरा, थीन या रंजीत सागर और शाहपुरकंडी परियोजना रावी नदी पर निर्मित है। रावी नदी और चेनाब का संगम कहाँ है? सराय सिंधु पाकिस्तान में। चंबा घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है रावी नदी। ब्यास नदी को बिपाशा नदी के नाम से भी जानते हैं। ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्यास कुंड रोहतांग दर्रा में। कुल्लू घाटी से प्रवाहित होने वाली नदी है ब्यास नदी। धौलाधार श्रेणी के काती और लारगी में कौन सी नदी गर्ज का निर्माण करती है? ब्यास नदी। ब्यास नदी मैदानी भाग में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तलवारा, होशियारपुर जिला में। हरिक्के नामक स्थान पर ब्यास नदी से जा मिलती है। तो हरिक्के नामक स्थान पर ब्यास नदी सतलज में जा मिलती है। हरिक्के बैराज से कौन सी नहर निकलती है? तो हरिक्के बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। पंचनद की एकमात्र नदी जिसका प्रवाह केवल भारत में है? ब्यास नदी। सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? राक्षसताल झील तिब्बत का पठार से निकलती है सतलज नदी। सिंधु नदी के समानांतर प्रवाहित होने वाली नदी है सतलज। सिंधु नदी भारत में किस जगह में प्रवेश करती है? सिपकिला दर्रा। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। एकमात्र पूर्ववर्ती नदी जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को अपर्दित कर प्रवाहित होती है सतलज नदी। फिरोजपुर से फाजिलका पंजाब के बीच भारत पाक सीमा से होते हुए कौन सी नदी बहती है? सतलज नदी। ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है चोमायुंगदुम हिमानी मानसरोवर झील से। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं? सांगपो। सांगपो यारलुंग का अर्थ होता है शुद्ध करने वाला। ब्रह्मपुत्र के स्थानीय नाम हैं दिहांग ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र कहा जाता है असम में और जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में। ये तीनों ब्रह्मपुत्र के ही नाम हैं। दिहांग नदी को ब्रह्मपुत्र नाम से कब जाना जाता है? तो दिहांग नदी को ब्रह्मपुत्र नाम से दिबांग और लोहित नदी के मिलने के बाद जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है माजुली द्वीप जो कि असम में है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर निर्मित है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ब्रह्मपुत्र नदी सादिया से धुरवी तक निर्मित है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या की लंबाई 891 किलोमीटर है। माजुली नदी द्वीप को किस वर्ष भारत का नदी द्वीपीय जिला घोषित किया गया? 2016 में। असम में ब्रह्मपुत्र नदी
किस प्रकार के जल मार्ग का निर्माण करती है? गुम्फित जल मार्ग का। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं सुबनसिरी, कामेंग, मानस, धनसिरी, जिया भरेली, पगलाडिया, पूथीमारी, संकोस। ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की दाएं तट की सहायक नदी, तो दाएं तट की सहायक नदी है सुबनसिरी, कामेंग, मानस, आमो, संकोस, तिस्ता। ब्रह्मपुत्र की बाएं तट की सहायक नदी दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपिली, मेघना, बराक है। लोहित नदी को किस उपनाम से जानते हैं? तो लोहित नदी को हम खूनी नदी के नाम से जानते हैं। बराक नदी का उद्गम स्थल है मणिपुर की पहाड़ियां। तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है? बराक एवं तुईवाई नदी के संगम पर, मणिपुर में। तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना बराक और तुईवाई नदी के संगम पर मणिपुर में निर्माणाधीन है। लोकटक जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? मणिपुर में। बांग्लादेश के विरोध के कारण कौन सी परियोजना विवादित रही? तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना। ब्रह्मपुत्र के अपवाह क्षेत्र में वार्षिक वर्षा कितनी प्राप्त होती है? लगभग 200 सेंटीमीटर। बाढ़, मार्ग परिवर्तन एवं तट अपरदन हेतु नदी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से जुड़ी उत्तर पूर्वी भारत की अन्य प्रमुख नदी घाटी परियोजना कोपली जल विद्युत परियोजना असम, कामेंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश, अपर लोहित जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश, ढिकरोंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश, रंगा नदी जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश, दामुवे जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश, दोयांग जल विद्युत परियोजना नागालैंड, रंजीत जल विद्युत परियोजना सिक्किम, तुईरियल जल विद्युत परियोजना मिजोरम, धालेश्वरी जल विद्युत परियोजना मिजोरम, तुई वाई जल विद्युत परियोजना मिजोरम। मानसून ऋतु में ब्रह्मपुत्र नदी की गहराई और चौड़ाई कितने तक बढ़ जाती है? तो 10 मीटर एवं 8 किलोमीटर। असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है? तो असम और पश्चिम बंगाल के बीच संकोस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी सीमा निर्धारण करती है। संकोस नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? भूटान के हिमालय श्रेणी। गंगा नदी अपवाह तंत्र। सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा और गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकली भगीरथी देवप्रयाग में मिलने के बाद संयुक्त रूप से किस नदी को जन्म देती है? गंगा को। बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर है? अलकनंदा नदी के तट पर। गंगा के बाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदी, तो गंगा के बाएं तट से मिलती है नदी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा। गंगा के दाहिने तट से मिलने वाली प्रमुख नदी यमुना, तमसा, सोन, टोंस, कर्मनासा, पुनपुन, किऊल। गंगा नदी मैदान में किस स्थान पर प्रवेश करती है? हरिद्वार में। केदारनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? मंदाकिनी। भारत में सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? गंगा। कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और पटना में से
गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कानपुर है। गंगा नदी में जल का प्रवाह अधिकतम कब होता है? अगस्त सितंबर महीने में। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर। गंगा नदी की न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है? तो गंगा की सबसे कम लंबाई झारखंड 40 किलोमीटर है। गंगा नदी से कहाँ मिलती है? कन्नौज में। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, गोमती नदी फुलहर झील से। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की राज्यवार लंबाई अवरोही क्रम में उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर, बिहार में 405 किलोमीटर, उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, झारखंड में 40 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। स्थान नदी संगम। देवप्रयाग में भगीरथी अलकनंदा का संगम है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा का संगम है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा पिंडार का नदी संगम है। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा धौली गंगा का संगम है। नंदप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी का नदी संगम है। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा के नाम से। विश्वासघाती नदी के नाम पर किस नदी को जाना जाता है? हुगली नदी को। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। इसका विस्तार कहां से कहां तक है? तो हुगली और मेघना नदियों के बीच। कोलकाता बंदरगाह किस नदी तट पर स्थित है? हुगली नदी तट पर। गंगा नदी में बाएं से मिलने वाली अंतिम प्रमुख नदी कौन सी है? महानंदा। दामोदर नदी जिसे बंगाल का शोक कहा जाता है किसकी सहायक नदी है? हुगली नदी की। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 का संबंध किस नदी से है? गंगा नदी, प्रयाग से हल्दिया तक। वितरिका मुख्य नदी से निकलने वाली छोटी नदी जो उसमें नहीं मिलती है वितरिका कहलाती है। जैसे हुगली नदी वितरिका नदी कहला सकती है। किस वर्ष गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त हुआ? 2008 में। गंगा एवं यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा किस न्यायालय ने दिया? उत्तराखंड उच्च न्यायालय 2017 में। गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त कराने हेतु गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष शुरू किया गया? 1986 में। नमामि गंगे परियोजना कब शुरू किया गया? जून 2014 में। नमामि गंगे परियोजना के उद्देश्य हैं प्रदूषण के प्रभाव को कम करना, संरक्षण और कायाकल्प करना। हुगली व भगीरथी। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी जो 2 हिस्सों में बट जाती है, मुख्य शाखा भगीरथी बांग्लादेश में चली जाती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से प्रवाहित होती है? 28 जिलों से, बिजनौर से बलिया तक। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? चापाकार डेल्टा का। गंगा नदी का वाटर टावर किसे कहते हैं? नेपाल को। कथन ए, गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। कथन आर, जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। तो कथन ए सही है, परंतु कथन आर गलत है। गंगा में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण शहरों का अवशोषित प्रदूषित जल मिलाया जाता है।
केंद्र और राज्य सरकार द्वारा गंगा तथा उसके बेसिन की सफाई से संबंधित कुछ प्रमुख योजनाएं। गंगा कार्य योजना 1-2, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नमामि गंगे योजना, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण है। सिंधु व गंगा अपवाह क्षेत्रों के मध्य जल विभाजन का कारण क्या है? पोटवार पठार। गंगा की सहायक नदियां, उसके साथ संगम स्थल। सहायक नदी संगम स्थल। रामगंगा का संगम स्थल कन्नौज, गोमती का गाजीपुर, सरयू का छपरा, गंडक हाजीपुर, यमुना प्रयागराज, पुनपुन फतुहा बिहार, दामोदर हावड़ा, महानंदा पश्चिम बंगाल, कोसी भागलपुर, सोन पटना। यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यमुनोत्री हिमानी बंदरपुत्र श्रेणी। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी प्रयागराज में गंगा के दाएं तट पर मिलती है। यमुना की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस या हिमालयी हिंडन। यमुना की सहायक नदी है। कथन ए, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। कारण आर, यमुना असतत वाहिनी नदी है। कथन ए सही है, परंतु कथन आर गलत है। यमुना सतत वाहिनी नदी है और यहाँ पूछा गया है यमुना असतत वाहिनी। असतत वाहिनी नहीं, सतत वाहिनी नदी है यमुना। यमुना में बाएं से मिलने वाली नदी हिंडन टोंस हिमाचल प्रदेश, गिरी ऋषिगंगा, यमुना हनुमान गंगा, ससुर खदेरी, रिंद सेंगर वरुणा, ये सभी यमुना से बाएं से मिलने वाली नदी है। यमुना से दाएं से मिलने वाली नदी चंबल, बेतवा, केन, सिंध, भगाइन। सहायक नदी। सहायक नदी मुख्य नदी में मिलने वाली नदी जिसका आधार तल मुख्य नदी से ऊंचा होता है, उसे हम सहायक नदी कहते हैं। लखवार ब्यासी बांध उत्तराखंड, ताजेवाजा बैराज बांध हरियाणा का संबंध किस नदी से है? यमुना नदी से। तो लखवार ब्यास बांध उत्तराखंड और ताजेवाजा बैराज हरियाणा का संबंध यमुना नदी से है। हाल ही में कौन सी नदी जल में अमोनिया के उच्च स्तर पाए जाने के कारण चर्चा में रही? अमोनिया के उच्च स्तर पाए जाने के कारण चर्चा में यमुना नदी रही। सोनीपत जिले की औद्योगिक इकाइयों के प्रदूषित जल के कारण अमोनिया का उच्च स्तर देखने को मिला यमुना नदी में। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? कैमूर श्रेणी। रामगंगा नदी। रामगंगा नदी का उद्गम स्थल है दूधटोली श्रेणी, गौरसेन। कुमायूं हिमालय की गढ़वाल पहाड़ी। रामगंगा नदी मैदान में कहाँ प्रवेश करती है? नजीबाबाद बिजनौर में। रामगंगा नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की, कन्नौज के निकट। रामगंगा नदी की लंबाई और अपवाह क्षेत्र कितना है? लगभग 559 किलोमीटर और 32,493 वर्ग किलोमीटर। कालागढ़ सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है?
रामगंगा नदी पर। किस नदी के मार्ग परिवर्तनशील होने के कारण उसके जल का उपयोग सिंचाई कार्यों में अधिक नहीं हो पाता है? रामगंगा का। रामगंगा की सहायक नदियां खोन, गगन, अरिल, कोसी, देउआ नदी है। घाघरा, सरयू नदी। कौन सी नदी अवध मैदान की प्रमुख नदी है? घाघरा नदी, और घाघरा नदी को ही सरयू नदी कहते हैं। कर्णाली नाम से कौन सी नदी नेपाल में बहती है? तो नेपाल में कर्णाली के नाम से घाघरा नदी को ही कहा जाता है। घाघरा नदी की पौराणिक ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? तो घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार घाघरा नदी का नाम बदलकर क्या रखा? सरयू नदी। राप्ती और घाघरा का संगम उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? बरहज, देवरिया में। गोरखपुर का शोक नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो गोरखपुर का शोक हम राप्ती नदी को कहते हैं। इरावती नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो इरावती राप्ती नदी को ही कहा जाता है। घाघरा की सहायक नदियां सरयू, शारदा, राप्ती, छोटी गंडक है। शारदा नदी या काली नदी भारत, उत्तराखंड और नेपाल के बीच सीमा निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है? काली नदी। पंचमेश्वर बहुआयामी परियोजना। पंचमेश्वर बहुआयामी परियोजना भारत नेपाल की संयुक्त परियोजना है। किस नदी पर है? काली नदी पर। शारदा नहर परियोजना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर किस स्थान पर शुरू की गई? बनवासा, उत्तराखंड में। ऊपरी शारदा बैराज, निचली शारदा बैराज और टनकपुर बैराज का संबंध किस नदी से है? शारदा नदी से। गंडक नदी। सदा नीरा नाम से वैदिक काल में कौन सी नदी जानी जाती थी? गंडक नदी को हम सदा नीरा के नाम से जानते हैं। शालिग्राम पत्थर किस नदी में पाए जाते हैं? गंडक नदी में और मुक्तिनाथ क्षेत्र के समीप। उत्तर प्रदेश, महाराजगंज और कुशीनगर और बिहार के बीच सीमा का निर्धारण कौन नदी करती है? गंडक नदी। गंडक नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गंडक को हम नारायणी नदी के नाम से जानते हैं। कोसी नदी। 7 नदियों से मिलकर बनने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। और कोसी नदी मार्ग परिवर्तन की प्रवृत्ति के कारण ही बिहार का शोक हम कोसी नदी को कहते हैं। पठारी नदियों की विशेषता। पठारी नदियों की विशेषता है वह असतत वाहिनी होती है, वर्षा द्वारा जलापूर्ति होती है, मध्यम ढाल होता है, उथली घाटी होती है, चौड़ी घाटी होती है, अध्यारोपित नदियां हैं, आग्नेय चट्टानों का अपर्दन होता है। अन्य प्रमुख नदियां। हुगली की वह सहायक नदी जो पश्चिम बंगाल और झारखंड में भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, दामोदर नदी। धनबाद और दुर्गापुर किस नदी के किनारे स्थित है? दामोदर नदी के किनारे। भारत की पहली 1948 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन है? दामोदर घाटी परियोजना। तो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो कि 1948 में बनाई गई थी, दामोदर नदी घाटी परियोजना है। तिलैया बांध, बाल पहाड़ी बांध एवं मैथन बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह बराकर नदी पर है। मैथन बांध, बाल पहाड़ी और तिलैया बांध।
अय्यर बांध, बेरोमो बांध, पंचेत बांध, ये भी दामोदर नदी पर स्थित है। हिमालय की नदियों की विशेषता। हिमालय की नदियां सतत वाहिनी नदियां होती है। हिमानी द्वारा जलापूर्ति होता है। तीव्र ढाल होता है। गहरी घाटी का निर्माण करता है। पतली घाटी का निर्माण करता है। पूर्ववर्ती नदियां होती है। मुलायम पत्थरों का अपरदन करता है। कोनार बांध एवं बोकारो बांध किस नदी पर स्थित है? तो कोनार नदी पर और बोकारो नदी पर। कोनार बांध कोनार नदी पर है। बोकारो बांध बोकारो नदी पर है। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी जो गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है, महानंदा नदी। किस नदी के रेत में सोने के कण पाए जाने के कारण स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो सोन नदी में स्वर्ण नदी कहते हैं और इसमें सोने के कण पाए जाता है। कनहर, रिहंद, उत्तरी कोयल नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? तो कनहर, रिहंद और उत्तरी कोयल नदियां सोन नदी की सहायक नदी हैं। केन बेतवा नदी जोरो परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो केन बेतवा नदी परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से संबंधित है। सिंधु सभ्यता का स्थल आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है? हिंडन नदी। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय का संबंध किस नदी से है? रिहंद नदी से। जल प्रवाह के आयतन की माप का मात्रक क्यूसेक क्यूबिक मीटर सेकंड है। उत्खात भूमि के लिए कौन सी नदी जानी जाती है? उत्खात भूमि के लिए चंबल नदी जानी जाती है। उत्खात भूमि को किस अन्य नाम से जानते हैं? बीहर के नाम से। चंबल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान, मध्य प्रदेश से। गांधी सागर बांध किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। महाराणा प्रताप व जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। लखनऊ और जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी किनारे। कोसी परियोजना का संबंध नेपाल और बिहार या भारत से है? गंडक परियोजना का संबंध बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल से है। प्रायद्वीपीय नदी अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र हिमालय नदी तंत्र की अपेक्षा अधिक पुराना है। यहाँ की नदियाँ चौड़ी, उथली घाटियाँ, ढाल प्रवणता अत्यंत मंद, प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी। यहाँ का मुख्य जल विभाजक पश्चिमी घाट है। अध्यारोपण एवं पुनर्यवन के कारण ये कई क्षेत्रों में प्रपातों का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदी को दो भागों में बांटा जाता है, बंगाल की खाड़ी की नदियां और अरब सागर की नदियां। तो बंगाल की खाड़ी की नदियों में स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी शामिल है। और अरब सागर की नदियों में नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, पेरियार, मांडवी, जुआरी नदी शामिल है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। महानदी का उद्गम स्थल सिहावा पहाड़ी अमरकंटक पठार से है। शिवनाथ, हंसदेव, मांड, ईब, जोंक एवं तेल नदियां किसकी सहायक नदी है? महानदी की। हीराकुंड एवं टिकरापारा बांध किस नदी की बहुउद्देशीय परियोजना है? महानदी की। टिकरा बांध परियोजना और हीराकुंड महानदी की बहुउद्देशीय परियोजना है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी 1465 किलोमीटर। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाने वाली नदी गोदावरी नदी है। गोदावरी का उद्गम स्थल
त्र्यंबक नासिक में है। मंजीरा नदी गोदावरी नदी में कहाँ मिलती है? हैदराबाद के पास। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियाँ पूर्णा, वर्धा, पेनगंगा, बेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, प्रवरा, ताल, मंजीरा, मानेर, ये सभी गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी द्रोणी का विस्तार किन राज्यों में है? महाराष्ट्र में सबसे अधिक है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन सभी राज्यों में गोदावरी का नदी द्रोणी विस्तार है, जो कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दूसरी सबसे बड़ी नदी प्रायद्वीपीय भारत की कृष्णा नदी है, 1400 किलोमीटर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर पश्चिमी घाट से। कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। कृष्णा नदी जल विवाद का संबंध है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में। भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी का संयुक्त रूप से बनाया गया है। तुंगभद्रा की सहायक नदी हगरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो तुंगभद्रा की सहायक नदी हगरी जल विद्युत परियोजना के लिए प्रसिद्ध है। कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियां कोयना, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी नदी है। विजयनगर की स्थापना किस नदी तट पर हुई थी? तुंगभद्रा नदी पर। कावेरी नदी का उद्गम क्षेत्र कर्नाटक के कोडगु जनपद की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है, 1341 मीटर। कावेरी नदी अपवाह क्षेत्र का राज्यवार विवरण: तमिलनाडु तथा पुडुचेरी में 56%, कर्नाटक में 41% और केरल में 3% है कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र। शिव समुद्रम व हेगेनकल जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम व श्रीरंगपट्टनम नदी द्वीप का संबंध किससे है? कावेरी नदी से। दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है कावेरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत के वह नदी जो 3 बार 2 धाराओं में विभक्त होती है, कावेरी नदी। कावेरी नदी अपवाह क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? धान के लिए। कावेरी नदी का समुद्र से मिलन स्थल कावेरी पत्तनम के निकट बंगाल की खाड़ी में है। कावेरी नदी के बाएं तट पर मिलने वाली नदियां हेमावती, लोकापावनी, हेरांगी, सिमसा, अर्कावती प्रमुख है। कावेरी नदी के दाएं तट पर मिलने वाली नदियां लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, स्वर्णावती, नुवाव, भवानी, अमरावती नदी प्रमुख है, जो कावेरी नदी के दाएं तट पर मिलने वाली नदी है। किन कारणों से कावेरी नदी सदा नीरा नदी की प्रवृत्ति की हो जाती है? ऊपरी घाटी में दक्षिण पश्चिमी मानसून एवं निचली घाटी में उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा प्राप्त पर्याप्त वर्षा जल के कारण कावेरी नदी सदा नीरा नदी की प्रकृति की हो जाती है। किस नदी डेल्टा के बारे में कहावत है कि जितनी भूमि एक हाथी बैठने में घेरता है, उतने में 7 व्यक्तियों के लिए अन्न पैदा होता है? कावेरी डेल्टा के बारे में कथन कहा गया है। बैगई नदी का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से। मदुरै किस नदी के तट पर स्थित है? बैगई नदी के। बैगई नदी का समुद्र से मिलन किस स्थान पर होता है? पाक की खाड़ी में। कृष्णा और कावेरी नदी के मध्य किस नदी का अपवाह क्षेत्र है? पेन्नार नदी का। गरसोप्पा जलप्रपात
किस नदी पर अवस्थित है? शरावती नदी पर। केरल की सबसे बड़ी नदी अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से भरतपुझा नदी अन्नामलाई से उद्गम है। केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार नदी अन्नामलाई से उद्गम है। तेरेखोल नदी किस राज्य की सीमा बनाती है? गोवा महाराष्ट्र की। गोवा राज्य की दो प्रमुख नदियां कौन सी है? मांडवी और जुआरी। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना निजाम सागर परियोजना मंजरा नदी तेलंगाना में है। अलमाटी परियोजना कृष्णा नदी कर्नाटक में है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगा और भद्रा के संगम पर कर्नाटक आंध्र प्रदेश में है। श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। नागा अर्जुन सागर बांध नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी तेलंगाना आंध्र प्रदेश में है। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश में है। मुचकुंड परियोजना मुचकुंड नदी आंध्र प्रदेश उड़ीसा में है। रामगुंडम परियोजना गोदावरी नदी तेलंगाना में। इडुक्की परियोजना पोरियार केरल में। उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में। काकरापार परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में। शरावती जल विद्युत परियोजना शरावती नदी कर्नाटक तमिलनाडु गोवा में। कोयना परियोजना कोयना नदी महाराष्ट्र में। तेलुगु गंगा परियोजना कृष्णा नदी महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश कर्नाटक तमिलनाडु में है। व्हीलर द्वीप उड़ीसा तट के पास बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिराती है? तो व्हीलर द्वीप या उड़ीसा तट के पास बंगाल की खाड़ी में नदी गिरती है ब्राह्मणी नदी। पंबा नदी अन्नामलाई पहाड़ी से निकलकर किस झील में गिरती है? वेबनाड झील में। बड़ी नदी का संबंध नदी प्रवाहित जल में आयतन से है, जबकि लंबी नदी का तात्पर्य नदी के भौगोलिक लंबाई से है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर पश्चिम की तरफ भ्रंश घाटी से प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरने वाली नदी है नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर। धुआंधार जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? नर्मदा नदी से। नर्मदा का अपवाह क्षेत्र अवस्थित है मध्य प्रदेश 87%, गुजरात 11.5%, महाराष्ट्र 1.5%। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मुल्ताई पहाड़ी सतपुड़ा मध्य प्रदेश। सतपुड़ा तथा अजंता पहाड़ी के बीच भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी तापी नदी। सूरतनगर स्थित है तापी नदी के तट या मुहाने पर। काकरापारा और उकाई परियोजना किस नदी के जल का उपयोग करती है? तापी नदी का। नर्मदा और तापी नदी के मध्य स्थित पहाड़ी है सतपुड़ा की पहाड़ी। डेल्टा नदी जब सागर या झील में गिरने के दौरान वेग में कमी के कारण अपने मलबे का निक्षेप करने लगती है तो वहाँ विशेष प्रकार के स्थल रूप का निर्माण होता है, इसे हम डेल्टा कहते हैं। एचिउरी नदी के जल में तीव्र बहाव के कारण जब मुहाने पर मलबे का निक्षेप नहीं होता है, नदी का मुहाना छिछला होने के बजाय गहरा हो जाता है, तो ऐसे मुहाने को एचिउरी कहते हैं। साबरमती नदी का उद्गम स्थल अरावली श्रेणी राजस्थान। अहमदाबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है? साबरमती नदी किनारे। माही नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत
धार जिला में है। लूनी नदी राजस्थान में अजमेर के नाग पहाड़ी से निकलकर कच्छ के रण में विलीन हो जाता है। घग्गर नदी शिवालिक पहाड़ी शिमला से निकलकर अंबाला, पटियाला, हिसार जिलों से बहती हुई हनुमानगढ़ राजस्थान के समीप भटनेर के मरुस्थल में विलीन हो जाती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी। कौन सी नदी रेगिस्तान की गंगा कहलाती है? लूनी नदी। किस नदी के तट पर जमशेदपुर शहर अवस्थित है? स्वर्ण रेखा नदी। प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम, तो उत्तर से दक्षिण क्रम है प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नेरू, पलार, कावेरी, बैगई, ये क्रम उत्तर से दक्षिण का क्रम है। जलप्रपात वाटरफॉल्स। जब नदी का जल किसी स्थान पर खड़े ढाल के ऊपरी स्तर से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। जब नदी का जल किसी स्थान पर खड़े ढाल के ऊपरी सतह से नीचे की ओर गिरता है उसे जलप्रपात कहते हैं। भारत में सामान्यतः जलप्रपात पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ भू आकृति अधिक ऊंची नीची तथा शैलो कठोर है। कर्नाटक के रायचूर जिलों में कृष्णा नदी पर छाया भगवती प्रपात किस प्रपात का उदाहरण है? सोपानी प्रपात का। जलप्रपात ऊंचाई और नदी। कुचिकल जलप्रपात 455 मीटर बराही नदी पर है। बरकाना जलप्रपात 259 मीटर सीता नदी पर है। जोग जलप्रपात गोरसेप्पा महात्मा गांधी 253 मीटर शरावती नदी पर है। मागोडा जलप्रपात 198 मीटर बेदती नदी पर है। एना जलप्रपात 183 मीटर येना नदी पर है। चचाई जलप्रपात 130 मीटर बिहार नदी पर है। चित्रकूट जलप्रपात भारत का नियाग्रा 100 मीटर इंद्रावती नदी पर है। हुंड्रू जलप्रपात 98 मीटर स्वर्णरेखा नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात 98 मीटर कावेरी नदी पर है। गौतम धारा जोन्हा जलप्रपात 85 मीटर रारू नदी पर है। पाईकारा जलप्रपात 61 मीटर पाईकारा नदी पर है। साडनी जलप्रपात 61 मीटर शंख नदी पर है। गोकक जलप्रपात 53 मीटर घाटप्रभा नदी पर है। होगेनाकल जलप्रपात 20 मीटर कावेरी नदी पर है। चनचनाकट्टे जलप्रपात 20 मीटर कावेरी नदी पर। चुलिया जलप्रपात 18 मीटर चंबल नदी पर। धुआंधार जलप्रपात 10 मीटर नर्मदा नदी पर। पुनासा जलप्रपात 10 मीटर चंबल नदी पर स्थित है। भारत की झीलें। झील जल का वह स्थिर भाग होती है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरी होती है तथा स्थल भाग में होती है। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील लैगून व खारे पानी की झील है। नालाबान द्वीप कहाँ स्थित है? चिल्का झील में। भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है वेम्बनाड झील 96 किलोमीटर। वेलिंगटन एवं वल्लारपदम द्वीप कहाँ स्थित है? वेम्बनाड झील केरल में। नेहरू ट्रॉफी नौकायन प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाती है? वेम्बनाड झील। भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग NH 47A कहाँ स्थित है? वेलिंगटन द्वीप पर। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर।
उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील मणिपुर में है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क अवस्थित है लोकटक झील में। लोकटक झील को मणिपुर का जीवन रेखा क्यों कहते हैं? इसकी उत्पादकता और जैव विविधता के कारण। भारत की बृहत्तम ताजे जल की झील, तो ताजे जल की झील बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। राज्य एवं प्रमुख झीलें, जम्मू कश्मीर में डल झील, बुलर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नागिन झील है। लद्दाख में पैंगोंग झील, पैंगोंग सो झील और सोमोरिरी झील है। उत्तराखंड में नैनीताल झील, भीमताल झील, खुरपाताल झील, रूपकुंड झील, नौकुचिया ताल झील है। राजस्थान में सांबर झील, पंचपदरा झील, पिछौला, राजसमंद, जयसमंद, डिडवाना, फतेह सागर, उदय सागर, पुष्कर झील है। तेलंगाना में हुसैन सागर झील, उस्मान सागर झील, हिमायत सागर झील है। महाराष्ट्र में लोनार झील, पवई झील, गोरेवाड़ा झील, सलीम अली सरोवर झील है। केरल में सस्तम कोट्टा झील, अष्टमुडी झील, वेवनाड झील है। असम में दीपोर बिल झील, सोनबिल झील, हाफलंग झील है। पंजाब में कांजली, रोपर और हरिके झील है। गुजरात में नल सरोवर झील, नारायण सरोवर झील, हमरीसर झील, कंकरिया झील है। हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील, सूरजताल झील है। मेघालय में उमियम झील है। मिजोरम में पाला झील है। सिक्किम में चोलामू गुरुडोंगमर झील है। कर्नाटक में पंपा सरोवर झील और बेलांदुर झील है। तमिलनाडु में बेरीजाम झील, ऊटी झील, चेम्बरम बक्कम झील, कोडाईकनाल झील है। पंजाब में हरिके, रोपर और कांजली झील है। मानव निर्मित झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा पर सोन नदी की सहायक नदी हिरंद नदी पर स्थित है। स्टेलने जलाशय कावेरी नदी पर स्थित मेट्टूर बांध के पीछे है। पेरियार झील पेरियार नदी पर निर्मित है। नागा अर्जुन सागर झील कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर अवस्थित है। गोविंद सागर झील सतलज नदी पर निर्मित है। राणा प्रताप सागर झील, जवाहर सागर झील, गांधी सागर झील चंबल नदी पर निर्मित है। विश्व की सबसे ऊंची झील नवाडो ओजोस डेल सलादो 6390 मीटर अर्जेंटीना में है। पवित्र सागर ब्लू आई ऑफ साइबेरिया एवं पर्ल ऑफ साइबेरिया के उपनाम से प्रसिद्ध झील है बैकॉक झील, बैकाल झील। बैकाल झील को पवित्र सागर या ब्लू आई ऑफ साइबेरिया या पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जानते हैं। क्षारीय झील किसे कहते हैं? जब झील के जल में सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट लवण की अधिकता हो जाती है तो उसे हम क्षारीय झील कहते हैं। करवी झील सोडियम सल्फेट लवण वाली झील को कहते हैं। बोरेक्स झील झील के जल में बोरेक्स का अनुपात अधिक हो जाने पर बोरेक्स झील कही जाती है। भारत की सबसे ऊंची झील कहाँ स्थित है? चोलाहमू उत्तर सिक्किम 18,000 फुट पर स्थित है। चोलाहमू झील किस नदी का उद्गम स्थल है? तीस्ता नदी का।
दोस्तों, हमारा चैप्टर 4 अपवाह तंत्र के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 5 जलवायु लेकर नेक्स्ट डे। धन्यवाद। जय हिंद।